गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12 में थर्ड यूनिट का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, और इसमें से हमारा टॉपिक होगा बायो-सैवर्ट लॉ, बायो-सैवर्ट का नियम। इससे पहले पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि ओरस्टेड ने फेमस प्रयोग किया था, जिसके द्वारा उन्होंने सिद्ध किया कि किसी भी धारावाही चालक, सपोज कोई तार है उसमें विद्युत धारा बह रही है, उस चालक तार के चारों ओर क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस घटना के बाद लगभग उसी समय 1820 के आसपास ही बायो तथा सैवर्ट, दो फ्रेंच वैज्ञानिक हुए, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो है कई एक्सपेरिमेंट्स की सीरीज की, ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है उसका जो है मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी डायरेक्शन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। परिमाण और दिशा निकालने के लिए उस नियम को हम जानते हैं बायो-सैवर्ट के नियम से, फेमस नियम है, बेसिक नियम है मैग्नेटिज्म में, तो ये हमको ध्यान रखना है। यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है, इसमें आप देख रहे होंगे। सपोज कोई आर्बिट्रेरी कंडक्टर है इन द शेप ऑफ एक्स वाई, किसी भी आकार का एक्स वाई, एक तार ही ले लिया माना हमने, जिसमें कि कोई विद्युत धारा आई बह रही है। कितनी प्रवाहित हो रही है? सपोज आई प्रवाहित हो रही है। अब इस तार के जो है किसी बिंदु से जो है, यहाँ पे सपोज ये बिंदु है, इसको मान लो ओ मान लेते हैं, अगर पॉइंट ओ से आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है या डायरेक्शन निकालनी है। वो कैसे हम देंगे? हमने एक और बिंदु लिया है इसके दूसरी तरफ पी डैश, ये बाद में बताएंगे इसकी डायरेक्शन के लिए। तो उसकी वैल्यू कैसे देनी है, मैग्नीट्यूड कैसे देना है, ये बताया बायो-सैवर्ट के नियम से, जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इस प्रकार से ये अरेंजमेंट है माना। तो बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार क्या होता है, अच्छा इसमें एक ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, आई क्या है? करंट। कैसी है? अदिश राशि, स्केलर। कैसी राशि होती है? स्केलर राशि होती है। लेंथ आप बोलते हैं क्या होती है? अदिश होती है। लेंथ क्या होती है? अदिश होती है। विस्थापन जब लेते हैं तो विस्थापन सदिश हो गई, सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं तो वो अदिश हो गई। विस्थापन एक सदिश राशि होती है। लेकिन जब आई इंटू डी एल करते हैं, करंट के साथ डी एल, छोटा सा जो है लेंथ एलिमेंट, करंट की दिशा में जो है लेंथ एलिमेंट लेते हैं आई डी एल, तो ये हमेशा क्या होता है? वेक्टर। ये याद रखना आप, ये वेक्टर होता है, ये सदिश, ये हमेशा एक सदिश राशि होती है आई डी एल। तो इसको क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट, जिसको हमने कहा करंट एलिमेंट। इट इज ऑलवेज टेकन एज वेक्टर क्वांटिटी। आई डी एल को हमेशा क्या लेंगे? वेक्टर लेंगे। ये हमने ध्यान में रखना है इससे पहले। तो ये चीज़ है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट फिर से बायो-सैवर्ट के नियम पे आते हैं। तो बायो-सैवर्ट ने कहा है कि किसी बिंदु पी पर, जो कि उस धारावाही चालक के किसी बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित है, उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, सपोज डी बी है, छोटा सा एलिमेंट लिया हमने, क्या किया? छोटा सा एलिमेंट लिया, कोई डेल्टा एल लंबाई का। धीरे धीरे डेल्टा एल लंबाई अलग अलग लेंगे, फिर सबको ऐड कर देंगे या इंटीग्रेशन कर देंगे, तो पूरे चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकल आएगा। तो सपोज छोटा सा जो है लंबाई का एलिमेंट लिया डेल्टा एल, तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र माना डी बी है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, जैसे विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि है। तो अगर इसका वेक्टर निरूपण लिखें तो डी बी इस प्रोपोर्शनल लिखिए पहले, क्योंकि बायो से इतना तो जो है ओरस्टेड ने भी बता दिया था कि जब हम चुंबकीय सुई में धारा का मान बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? धारा का मान बढ़ाते हैं, तो क्या होता है? धारा का मान बढ़ाते हैं तो सुई का विक्षेप क्या होता है? बढ़ जाता है। ये हमको ओरस्टेड के प्रयोग ने ऑलरेडी बता दिया है। और ओरस्टेड के प्रयोग ने ये भी बताया है हमको दूसरी चीज़, कि जब हम जो है दूरी को क्या करते हैं? बढ़ाते घटाते हैं, यानी धारा को, तार को चुंबकीय सुई से दूर ले जाएंगे तो उसका जो है डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, अर्थात जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इन परीक्षणों को देखकर जो है बायो-सैवर्ट ने लिखा, यानी ये 1/r के रूप में आएगा, अपॉन कुछ आएगा, r आएगा या r² आएगा माना, ठीक है? वैसे r² होता है अदिश रूप में। तो इस प्रकार से होना है dB। परिमाण की अगर मैं सिर्फ बात करूं कि इतना जो है हमको किसने बता दिया था? ओरस्टेड के प्रयोग ने, कि अगर धारा का मान बढ़ा दें हम तार में तो सुई का विक्षेप, चुंबकीय सुई का विक्षेप बढ़ जाता है। इसका मतलब जो है चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है।
धारा जो है, धारा ले जाने वाले तार को सुई से दूर ले जाएंगे तो जो है क्या हो जाता है, सुई का विक्षेप कम हो जाता है, पास ले जाने पे विक्षेप बढ़ जाता है। तो ये भी हमको ओरस्टेड के प्रयोग ने 2 चीज़ बता दी थी। तो इन सब और एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो बायो-सैवर्ट ने निकाला उसके बाद, तो इनको इकट्ठा करके बायो-सैवर्ट ने फिर अपना लॉ दिया कि मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल, कहीं पे डेल्टा एल भी बुक में, वो डेल्टा एल दैट इज छोटे स्मॉल एलिमेंट, आई डेल्टा एल इस प्रकार से क्रॉस आर, आई डेल्टा एल चाहे एक साथ लिखो चाहे अलग अलग लिखो, अपॉन, तो ये इस प्रकार से उन्होंने वेक्टर रूप में दिया कि आई डेल्टा एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। इसी को आगे लिखा और डी वी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है म्यू 0/4 जैसे वहाँ पे होता है के की जगह, कूलाम के नियम में क्या होता है के की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट, वैसे यहाँ पे जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह क्या हो जाएगा म्यू 0/4, एक नियतांक है ये, और आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, क्योंकि हमने कहा आई डी एल अपने आप में क्या है, एक वेक्टर है, आई डी एल क्या है, एक वेक्टर है, इसलिए यहाँ पे ये क्रॉस आ गया है, आई डी एल क्रॉस आर। ये जो है बायो-सैवर्ट के नियम का सदिश रूप है। क्या है ये? सदिश रूप, ये जिसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ, जहाँ पे ये लिख देंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये क्या हो गया, नियतांक हो गया, डायमेंशनलेस है, कोई बीमा नहीं होगी उसकी। म्यू 0 क्या है, इसको बोलते हैं, ये मैं अभी चलो इसको बता देते हैं। म्यू 0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। वहाँ पे याद होगा एप्सिलॉन नॉट क्या था, निर्वात की विद्युतशीलता, वो अलग चीज़ है, ये चुंबकशीलता, वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ परमिएबिलिटी का, सिर्फ इसका फिजिकल मीनिंग समझो आप कि परमिएबिलिटी का मतलब है कोई भी माध्यम, ये यहाँ पे निर्वात है, तो निर्वात जो है अपने में से होकर चुंबकीय क्षेत्र को या चुंबकीय बल रेखाओं को किस प्रकार से गुजरने दे रहा है। क्षेत्र है तो क्षेत्र से संबंधित बल रेखाएं होंगी, वहाँ पे विद्युत क्षेत्र था, विद्युत बल रेखाएं थी, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय बल रेखाएं भी होंगी, आगे आएंगे अभी। तो या किसी माध्यम की हम बोले परमिएबिलिटी से क्या समझते हैं, तो ये है माध्यम, कोई भी माध्यम है, कागज है, ये है कांच है, तो वो अपने में से चुंबकीय बल रेखाओं को या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को किस प्रकार से गुजरने दे रहा है, वो उसकी परमिएबिलिटी कहलाती है, वो गुण। तो ये हमने फिजिकल मीनिंग ऑफ परमिएबिलिटी कहा, ठीक है। अगर इसका आंकिक मान रखना है आपको, देन म्यू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। म्यू 0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इस प्रकार से टेस्ला मीटर एम्पियर -1, इस प्रकार से। और भी मात्रक आगे पीछे होके अन्य रूपों में भी चेंज हो जाते हैं, पर इसकी जो आंकिक मान है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ म्यू 0 की, म्यू नॉट, जिसको म्यू नॉट कहते हैं हम, ये हमारे पास जो है इसका सदिश रूप है। अब देखिए आप इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, अब सदिश रूप है तो ये डायरेक्शन भी देगा। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी यहीं पे बात कर लेते हैं। देखो आई डेल्टा एल एक वेक्टर है, एक वेक्टर है आर, तो ये आई है लंबाई के अनुदिश, तो ये आई डी एल वेक्टर होगी उसी पे। अगर मेरे को यहाँ पे निकालना वेक्टर तो ये हो गया, ये यहाँ पे वेक्टर निकालना तो इस प्रकार से ये वेक्टर हो गया, तो ये हमारे आई डेल्टा एल वेक्टर है इस प्रकार से। तो आई डेल्टा एल वेक्टर और आर वेक्टर क्या है, ये इस प्रकार से कि इस आर के बढ़ने की दिशा में, दिशा क्या होगी आर के बढ़ने की दिशा में, ओपी डायरेक्शन में, आर वेक्टर की दिशा हो गई ओपी डायरेक्शन, आई डेल्टा एल की दिशा यहाँ पे हो गई ये, दोनों के बीच एंगल क्या है थीटा, हम मान लेते हैं एंगल इस प्रकार से। देन आई डेल्टा एल क्रॉस आर, दो सदिशों का सदिश गुणन, ए क्रॉस बी बोलते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। दिशा कैसे देते हैं, देखो दिशा के लिए अगर वेक्टरों की दिशा निकालनी है, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल।
राइट हैंड स्क्रू रूल। ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देने के लिए। मैग्नीट्यूड की बात करें तो dB, सिर्फ dB का मैग्नीट्यूड अगर देना है तो देखो मैग्नीट्यूड देने के लिए dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा कर दो उसको गुणा आई dl r। dl और r के बीच का कोण क्या है यहाँ पे थीटा है, तो आई dl r साइन थीटा। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, डायरेक्शन उसकी आ जाएगी। अगर मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो वहाँ पे डायरेक्शन नहीं लेना है, अपॉन आर क्यूब। ये आ गया, आर से आर कैंसिल हो गया आपका, तो सिंपली जो है हमारे पास आ गया डी बी इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, ये आ रहा है आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नाउ दैट इज मैग्नीट्यूड। ये अदिश रूप बोल सकते इसको, अदिश रूप। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देना है तो ये है सदिश रूप। बायो-सैवर्ट का नियम सदिश रूप में इस प्रकार से, बायो-सैवर्ट का नियम अदिश रूप में इस प्रकार से मैथमेटिकली ये हमने बता दिया है। डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर आई डी एल एंड आर। आई डी एल और जो आर सदिश है उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है, साइन थीटा में जो आ रखा है। ये हमने इस प्रकार से बोला। अब दिशा की बात करें, दिशा निकालनी कैसे है, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो पेंच का नियम क्या होता है, सपोज यहाँ पे बता देता हूँ, माना ये कोई ए है वेक्टर, ये बी है एंड ये एंगल थीटा है। अगर हम ए क्रॉस बी करें, सदिश हैं, तो ए क्रॉस बी करना है मेरे को। देखो मुझे निकालना है ए क्रॉस बी, सिर्फ डायरेक्शन बोलना। तो दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, राइट हैंड स्क्रू रूल क्या बोलता है, अपने हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर लो और यहाँ पे आप एक पेंच को मानो, ठीक, और स्क्रू ड्राइवर से उस पेंच को कसना है। और उस पेंच की नोक कहाँ जा रही है, इस प्लेन के अंदर आ रही, बाहर आ रही है। तो जब मैं ए क्रॉस बी करता हूँ तो ए से बी की ओर जाना है, ये ए क्रॉस बी, तो ए से बी की तरफ। अब मैं ए से बी की तरफ जाऊँगा तो दाएं हाथ से इस प्रकार से घुमाऊंगा तो पेंच की नोक क्या होगी, बाहर आएगी। क्या होगी, बाहर आएगी। तो इसकी दिशा क्या होगी, लंबवत। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की ओर, लंबवत बाहर। किसके लंबवत, इस बोर्ड के। क्रॉस में आप देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जो है जिस तल में दोनों वेक्टर होते हैं उन दोनों के उस तल के क्या होता है, लंबवत होता है। तो ए क्रॉस बी क्या हो गया, लंबवत बाहर। नेक्स्ट मैं बोलूँ बी क्रॉस ए, इसी को हम करें बी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस ए बोला तो बी से ए की तरफ आना पड़ेगा हमको, वही दायां हाथ लेना है, बी से ए की तरफ लाओ, पेंचकस यहाँ पे रखी, पेंच यहाँ रखी है, इसको घुमा रहा हूँ मैं पेंचकस से। तो घुमाऊंगा तो क्या होगी, उसकी नोक अंदर को जाएगी। कहाँ जाएगी, अंदर। तो ये होगा लंबवत, ये परपेंडिकुलर, इनवर्स, अंदर। तो आप देख रहे हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी दोनों की डायरेक्शन अलग है। ए क्रॉस बी बाहर को आ रहा है और बी क्रॉस से अंदर को जा रहा है। तो दोनों सदिशों का मैग्नीट्यूड समान होगा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगी। इस प्रकार से डायरेक्शन निकालते हैं दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से। यहाँ पे डायरेक्शन निकालिए आप बिंदु पी पे। आई डेल्टा एल की दिशा क्या है, ये वाली, ये आई डेल्टा एल की डायरेक्शन है। आर की डायरेक्शन क्या है, इस प्रकार से ये है। हमको क्या निकालना है, आई डी एल क्रॉस आर है। तो आई डी एल क्रॉस आर यानी इस प्रकार से चलना, आई डी एल क्रॉस आर, यहाँ से यहाँ को पहले वेक्टर से दूसरे की ओर पेंच को घुमाना है। तो यहाँ पे पेंच रखी, घुमाओ आप इसको आई डी एल। तो क्या हो रहा है, कस रहा है ना, पेंच कस रहा है। तो नोक कहाँ जा रही है, अंदर को जा रही है। अगर ऐसे करके करेंगे तो दक्षिण क्लॉकवाइज में क्या होता है, पेंच कस जाता है और अंदर की ओर जाएगी। तो अंदर की ओर जाएंगी तो ये साइन है अंदर की ओर, इनवर्स। ये क्रॉस जो दिखा रहे हैं वो क्या है, इनवर्स। इनवर्स क्यों दिखाया, आप इसके भी जो है परिपाटी है, थोड़ा उसको भी देख लें, या आप नोट कर लें पहले प्लीज़। ये तो डायरेक्शन निकालना था, ये नोट कर लें आप थोड़ा। अब इनवर्स से क्यों दिखाया उसको, उससे उसकी थोड़ी सी देखिए। इनवर्स के लिए क्या सिंपल रूल, हमारे पास एरो कैसा होता है, ये इस प्रकार से। अब पीछे से क्या होता है, इसमें काफ़ी लगे रहते हैं ऐसे क्रॉस। तो ये इस प्रकार से ये नोक है। जब आप इस एरो को जो है, जब ये एरो जो है इस बोर्ड से, सपोज कीजिए माना ये नोक है एरो की, एरो इस वाइट बोर्ड से बाहर आएगा तो आपको क्या दिखेगा, टिप दिखेगी उस एरो की। टिप दिखेगी तो वो कैसे पॉइंटेड होगी, पॉइंट की तरह होगी, एक बिंदु की तरह दिखेगी। और वही एरो जब अंदर जाएगा बोर्ड से तब उसका पूंछ दिखेगा आपको। वो पूंछ कैसे होगी, ऐसे क्रॉस टाइप में ही दिखेगी वो, ये तीर का पिछले हिस्से कैसे दिखेगा, क्रॉस में। तो ये इनवर्स से जा रहा है, तो ये क्या है, लंबवत इस बोर्ड के अंदर, अंदर की ओर चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र है।
दूसरे में जो है यहाँ पे डायरेक्शन लीजिए, माना ये भी एंगल क्या है, थीटा एंगल ही लिया हमने, यहाँ भी थीटा एंगल पे लिया। अब यहाँ पे करिए इस तरफ आप कि आई डेल्टा एल क्रॉस आर, तो आई डेल्टा एल क्रॉस आर करना है, इस प्रकार से आना है। यहाँ आई डेल्टा एल हो गया, आर ही हो गया, तो इससे इस प्रकार आना। अब हाथ को, दाएं हाथ से पेंच को इस प्रकार घुमाइए, यहाँ पे पेंच रखनी है इन दोनों के मिल बिंदु पे, मीटिंग पॉइंट पे, और इस प्रकार से घुमाइए। घुमाएंगे तो क्या हो रही है, काउंटर क्लॉकवाइज घूम रही है, घूम रही, तो पेंच की नोक कहाँ आ रही है, बाहर आ रही है, तो ये तीर यहाँ से क्या होगा, बाहर आएगा, ब्लैक बोर्ड को चीरता हुआ लंबवत बाहर आएगा, तो हमको तीर की क्या दिखेगी, केवल टिप दिखेगी, पॉइंटेड। तो इसलिए लंबवत बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं उसको दिखाने का, 2 डायमेंशन में दिखाने का तरीका ये है कि एक सर्कल, उसके बीच एक डॉट, और परपेंडिकुलरली इनवर्ड जो है उस डायरेक्शन को दिखाने का तरीका क्या है कि एक क्रॉस और उसके बाहर सर्कल, या सर्कल के भीतर एक क्रॉस। तो ये क्या हो गया, लंबवत अंदर, ये दिखा रहा हमारा लंबवत अंदर की ओर, तल के, पूरा लिख देंगे, तल के लंबवत अंदर की ओर, ये वाली डायरेक्शन, ये दिखा रहा है तल के लंबवत बाहर की ओर। तो ये डायरेक्शन निकालने का तरीका हमने बता दिया, आई डेल्टा एल क्रॉस, आई डेल्टा एल क्रॉस आर, इस प्रकार से डायरेक्शन आएगी दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से। तो ये जो है बायो-सेवर्ट के नियम में हमने नियम बता दिया है, म्यू नॉट बताया है, डायरेक्शन कैसे निकालनी है, एंगल कहाँ पे है, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट इसमें नोट कर लें आप लोग प्लीज़, आगे चलते हैं। बायो-सेवर्ट के नियम और कूलाम के जो है नियम में क्या क्या सिमिलैरिटी हैं और डिससिमिलैरिटी क्या है, अंतर और समानता क्या है, वो अभी लास्ट टॉपिक में देखेंगे, इस टॉपिक के वीडियो के लास्ट में। डायरेक्शन निकाल दी हमने, मैग्नीट्यूड हमको पता है, वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म हमको पता हो गई है। टोटल जो है इसके कारण अगर हम बोलेंगे टोटल बी कितना आएगा, तो बी आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, जो हमने प्रत्येक जो है छोटे छोटे डेल्टा एल एलिमेंट के कारण डी बी निकाला था उन सब का इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होता है तो वहाँ पे समेशन आता है। ये हमारे पास जो है हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया। अब यूनिट ऑफ बी, नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिट ऑफ बी, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या क्या है। तो यूनिट ऑफ बी, एसआई यूनिट, पहले बात करें एसआई यूनिट, एसआई यूनिट है टेस्ला, टेस्ला एसआई यूनिट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की टेस्ला है। अदर यूनिट भी हैं एसआई यूनिट में, वेबर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एम्पियर मीटर। टेस्ला को दिखाते हैं कैपिटल टी से, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, टेस्ला इक्वल्स वेबर पर मीटर स्क्वायर, WB वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये इक्वल्स न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये हमारे पास है। हम बोलेंगे एक टेस्ला बराबर एक वेबर पर मीटर स्क्वायर बराबर एक न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये एक न्यूटन एम्पियर -1 मीटर -1, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये ऐसा यूनिट है चुंबकीय क्षेत्र की, टेस्ला कैपिटल टी से दिखाएंगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो है सीजीएस, सीजीएस सिस्टम में जो है यूनिट क्या हो गई, सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है गॉस, GAUSS। टेस्ला भी साइंटिस्ट हुए हैं, गॉस भी साइंटिस्ट हुए हैं उनके नाम पे, और रिलेशन क्या है, एक टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस, दिखाएंगे कैपिटल G से। एक सॉरी ये नाम जो है स्मॉल में लिखेंगे, जब कभी यूनिट पूरी लिखते हैं तो साइंटिस्ट के नाम पे होगा तो भी स्मॉल आएगा, गॉस। अच्छा, 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस, तो एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं ना, टेस्ला बहुत बड़ी यूनिट हो गई है, गॉस जो है एक छोटी यूनिट हो गई है उसके सापेक्ष। अगर हम बोले अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है लगभग पृथ्वी के लिए, अगर हम बोले बी का मान लगभग अप्रोक्सीमेटली 0.5 गॉस, आधा गॉस, लगभग आधा गॉस हमारी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट देख ली हमने, मात्रक इस प्रकार से निकालने हैं उसके। μ0 का मान था, तो अब देखिए ये भी आप नोट कर लें प्लीज़,
नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है हमने पढ़ा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जिस रूप में अगर इसको लिखते हैं, जिस रूप में म्यू नॉट की वैल्यू थी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 म्यू नॉट की वैल्यू। तो सिंपली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻⁻7। म्यू नॉट की थी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, 4 पाई कैंसिल हो गया, 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। मात्रक हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये म्यू 0/4 पाई आ गया है। नेक्स्ट इसमें डायरेक्शन हो गया हमारा। अच्छा, डायमेंशन ऑफ बी की बात करें, बी का जो है बीमीय सूत्र निकालो तो ये आप फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख देंगे और सीधा सीधा निकल आएगा। फॉर्मूले से निकालो या अन्य फॉर्मूले जो टेस्ला गॉस वाले थे उनको भी आपस में रिलेट करके आप निकाल सकते हैं। लास्ट इसमें चलते हैं, हम कंपैरिजन कर लेते हैं थोड़ा सा। एक छोटा सा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी फ्री स्पेस म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है ये इसके लिए अलग से छोटा सा वीडियो बनाएंगे, छोटा ही बनेगा, उसको तब वहाँ पे लेते हैं। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्या क्या कंपैरिजन करते हैं। कूलाम का नियम, जैसे स्थिर विद्युतिकी में कूलाम का नियम था, वैसे जो है अगर चुंबकत्व में कूलाम का नियम बोल, सॉरी हाँ, बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम। थोड़ा सा इसका सूक्ष्म कंपैरिजन देख लेते हैं। कूलाम का नियम और बायो-सेवर्ट के नियम में इसमें क्या क्या अंतर है, क्या क्या समानता है। एक चीज़ आपने और ध्यान में रखनी है कि हमने कहा कोई कंडक्टर तार, ये तो ब्लैक बोर्ड पे इसलिए हमने ऐसे दिखा दिया, उसके बीच एंगल। दरअसल अगर ये स्पेस में है तो कोई तार इस प्रकार से यहाँ से आर वेक्टर जा रहा है, दोनों का एंगल थीटा है, तो ये थीटा कहाँ होगा, स्पेस में हो सकता है। वो थीटा यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी होगा। इस प्रकार से स्पेस में होगा, वो 3D में। ब्लैक बोर्ड में हम 2D ही दिखा रहे हैं, तो इस प्रकार से डायरेक्शन हमने ली है। अच्छा, कूलाम का नियम क्या था। कूलाम का नियम अगर छोटा सो है विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन आर स्क्वायर। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर था ना, आवेश q के कारण q अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या लिया, छोटा सा आवेश लिया, चार्ज एलिमेंट लिया। क्या लिया, चार्ज एलिमेंट। dq को क्या बोला, छोटा सा चार्ज एलिमेंट, आवेश का इकाई, छोटी सी आवेश जो है, आवेश लिया हमने, एलिमेंट्री आवेश लिया dq। यहाँ पे क्या हो जाएगा db बराबर अभी क्या था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मैग्नीट्यूड अगर देख लें आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पहले फॉर्मूला आ गया है कि आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर। ये भी जो है यहाँ पे आई डी एल क्या है, करंट एलिमेंट। आइडियल क्या हो गया हमारा, करंट एलिमेंट। आइडियल करंट एलिमेंट, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आइडियल एक साथ लेना है उसको। आइडियल करंट एलिमेंट के कारण जो है आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ये है, और dq चार्ज एलिमेंट के कारण आर दूरी पर चुंबकीय विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से है। एक ये विद्युत क्षेत्र दे रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र दे रहा है बायो-सेवर्ट का नियम। मैग्नीट्यूड इस प्रकार से आ गया, आर दूरी पे इतना इतना आ गया हमारा। तो समानता की अब हम बात करेंगे, तो समानता यह है कि दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग नियम का, दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। अर्थात व्युत्क्रम वर्ग क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। कोई चीज़ है प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर लॉ, स्क्वायर है उसका इनवर्स है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है इसको। तो दोनों चीज जो है इसको कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये इसकी क्या हो गई, समानता हो गई है।
सबसे पहली समानता, दोनों ये विद्युत क्षेत्र देता है, ये चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण देता है। ठीक, इसमें दिशा की अगर बात करें, अब जो है उसकी बात करें हम कि असमानता क्या क्या है, भिन्नता क्या क्या है। तो पहली भिन्नता ये है कि इसमें जो चार्ज एलिमेंट होता है अदिश है, देखो चार्ज एलिमेंट ये क्या है, अदिश, स्केलर है। यहाँ पे देखिए करंट एलिमेंट, जो वहाँ पे करंट एलिमेंट ये क्या है, सदिश। ये बहुत बड़ा दोनों में अंतर है। ये क्यों लिया ये एलिमेंट, अरे क्योंकि इन्हीं के कारण भाई उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे चार्ज एलिमेंट या चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे करंट एलिमेंट के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। करंट या करंट एलिमेंट क्या है, करंट क्या है, सिंपली मोशन ऑफ चार्ज। करंट हो गया मोशन ऑफ चार्ज। तो जब चार्ज गति कर रहा है, मोशन में है, तो तब जो है वहाँ पे करंट एलिमेंट लिया हमने, और वो कैसा है, सदिश है। चार्ज एलिमेंट अदिश है। तो यहाँ पे जो जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो अदिश है, यहाँ पे जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है करंट एलिमेंट वो क्या है, सदिश है। पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस दोनों के बीच। नेक्स्ट अगर हम बोलें कि दिशा, अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में देखो दोनों के बीच, इसमें जो है अगर DQ एलिमेंट है, R दूरी पर है इस प्रकार से, तो दिशा क्या होगी, DE की दिशा यही होगी, अलोंग द डायरेक्शन। अगर ये प्लस है तो इससे दूर होगा, माइनस चार्ज है यहाँ पे, DQ माइनस है तो इसकी ओर होगा। तो डायरेक्शन क्या होती है कि दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, R और DQ को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, R व DQ को जितनी दूरी पे ले रहे, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, अनुदिश ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ना, उसी तल में DQ एलिमेंट है, R दूरी पर है, तो दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, जैसे उसकी तरफ होगी उससे दूर होगा, प्लस माइनस के हिसाब से दिशा, R व DQ को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। दूसरे में देखिए, इसमें जो है दिशा कैसे देते हैं, IDL व R के तल के लंबवत, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि IDL और R के तल के लंबवत दिशा होगी भाई यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की। ये है E की दिशा, या DE की दिशा, ये है DB की दिशा या B की दिशा, इस प्रकार से देखेंगे हम। तो यहाँ पे जो है DQ को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों वेक्टरों को मिलाने वाली, या दोनों वेक्टरों के जो है, सॉरी मिलाने वाली नहीं, दोनों वेक्टरों के तल में, जिस तल में दोनों वेक्टर हैं, कौन से, IDL और R वेक्टर, है ना, करंट एलिमेंट और R वेक्टर, विस्थापन सदिश जो है जिस तल में है उस तल के क्या होगा, लंबवत होगा। ये लंबवत अंदर होगा, ये लंबवत बाहर की ओर होगा, तो दोनों तल के लंबवत, ये इनकी डायरेक्शन आ गई। तो ये तो इम्पोर्टेंट जो है इसमें डिफरेंस हैं बायो सावर्ट के नियम और कूलाम के नियम के। दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है उनके बीच की दूरी पे और DQ के परिमाण पे। यहाँ पे जो है ये केवल इनके दिशा IDL की परिमाण और दूरी पे ही नहीं, एक और चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि B, एक और अलग अंतर अगर हम लिखना चाहें तो क्या होता है, DB जो है थीटा पर भी निर्भर करता है, यानी जो DB है हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो थीटा पर भी डिपेंड करता है। थीटा क्या है, IDL और R के बीच का एंगल, यानी अगर चुंबकीय क्षेत्र है DQ की तो दिशा है नहीं, R और उसमें तो सिंपल एक बात आ जाएगी विद्युत क्षेत्र के लिए कि R और DQ को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश और मैग्नीट्यूड दोनों का, R और DQ का। यहाँ पे क्या है, एक तो तल के लंबवत होना है अंदर या बाहर, दूसरा जो है उन दोनों के मैग्नीट्यूड के गुणा के साथ साथ दोनों के बीच कोण क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पे कोण क्या है, थीटा है, ये थीटा, ये डिस्टेंस वही है R, डिस्टेंस हमने क्या रखी, R रखी है, लेकिन थीटा एंगल चेंज कर दिया तो B भी चेंज होगा, जबकि विद्युत क्षेत्र में ऐसा नहीं हो रहा। अगर डिस्टेंस वही है और DQ भी वही है तो DE का मान क्या होगा, चेंज कभी भी नहीं होगा। यहाँ पे DB का मान चेंज हो जाता है अगर हम डिस्टेंस वही रखें और IDL भी वही रखें,
केवल थीटा का मान चेंज कर देंगे तब भी जो है dB का मान या चुंबकीय क्षेत्र का मान चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ दोनों में जो है अंतर और समानताएं थी वो हमने डिस्कस की यहाँ पे। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है फिजिक्स बॉल। धन्यवाद।